मैं पीके प्रेम इजी वे में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने यूपीपीसीएल के क्वेश्चंस एनालिसिस करना शुरू किया था। आज उसी का अगला पार्ट और आगे के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। हम लोगों ने 30 नंबर तक क्वेश्चंस पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया था और आज जो सॉल्व करेंगे वो 31 से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं 31 का क्वेश्चंस क्या कहता है। ये रहा आपके सामने 31 का क्वेश्चंस। 31 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि एमसीवी का पूर्ण रूप डैश है। एमसीवी का पूर्ण रूप क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ये फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप जो घरों में एमसीबी लगाते हैं ना, एमसीबी हरदम बोलते रहते हैं, उसका नाम होता है क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी उसका काम क्या है, अगर आवश्यकता से अधिक करंट आपके घर में चली गई तो वो क्या करता है, उसका लिमिट सेट होता है, वो उसको क्या करता है, ट्रिप कर देता है, आपके घर में लगे उपकरण को सुरक्षित रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्क स्क्रू नियम डैश इंगित करता है। कॉर्क स्क्रू नियम डैश इंगित करता है। सबसे पहले कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है थोड़ा सा हम चर्चा कर दे। कॉर्क स्क्रू नियम ये आपको फिगर के माध्यम से समझा दी। ये कॉर्क स्क्रू मतलब ये जो पेंच कसते हैं ना अपने दीवार में लोग, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे ही हम दीवार में लगाते हैं और अपने स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस से कसते हैं तो दाहिने तरफ घड़ी के दिशा में कसते हैं तो आपका वो स्क्रू किधर जाता है, वो स्क्रू जाता है दीवार की तरफ। तो दीवार की तरफ जाता है, आपका हैंड जिधर मूव करता है उधर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये नियम क्या बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे चलेगा वो ये बताता है। जैसे कंडक्टर है, ये देखिए एक तार है ना, तो इस तार में अगर करंट इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये इस रूल से पता चलता है। ठीक है, तो ये कॉर्क स्क्रू नियम मतलब आप दाहिने हाथ से कसेंगे तो स्क्रू के नोक की तरफ या नुकीले भाग की तरफ करंट की डायरेक्शन होगा और थ्रेड जो घूमेगा ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय रेखा के बल की दिशा, अभिवाह बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा नियम ये होता है इसका, ये ज्ञात करने के लिए राइट हैंड पाम रूल, हथेली नियम होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि आप अगर किसी तार में बह रही करंट जा रही है, आप उसको हाथ से पकड़िए, ऐसे पकड़ेंगे, ये मान लीजिए मार्कर है, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, अंगूठे की तरफ करंट जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक अभिवाह बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से वर्टिकल है, इसको आप ऐसे करके पकड़िए तो करंट का डायरेक्शन आपके उंगली के दिशा में बताता है। ये भी आपको क्या बताता है, चुंबकीय बल की रेखा किधर से किधर चल रही है उसकी दिशा बताता है। तो ऑप्शन में समझते हैं कि कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है बल की चुंबकीय रेखा यानी चुंबकीय बल की रेखा किधर से किधर घूम रही है उसको बताता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छत के पंखे में जो आप कैपेसिटर लगाते हैं वो होता है परमानेंट कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल यानी परिवर्तनशील जिसका मान आप बदल सकते हैं, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। लेकिन ये जो कैपेसिटर लगाते हैं आप पंखे में, छत पंखे में, क्या उसका मान बदलते रहते हैं? नहीं, जब वो लगा देते हैं तो आप उसको खोलते नहीं है, जब तक वो खराब नहीं हो जाता है तब तक वो लगा रहता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ क्या करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगाते हैं, परमानेंट कैपेसिटर लगाते हैं। और ये आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपके पंखा है, उसमें क्या होता है, 3 वायर निकलता है, रनिंग वाइंडिंग होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। रनिंग वाइंडिंग का दोनों एक कॉमन पॉइंट होता है और एक न्यूट्रल का होता है। जब भी कैपेसिटर लगाएंगे तो वो क्या होगा, पैरेलल में समांतर में लगाएंगे, यानी फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाएंगे हमेशा। ये देखिए कैपेसिटर है और ये फेज और न्यूट्रल, ये देखिए ये न्यूट्रल है और ये फेज के बीच में दोनों के कॉमन पॉइंट पे लगा है। फिगर के माध्यम से समझाएं आपको, तो कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं। किसमें? स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखिए फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर में 2 चीजें, एक है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग।
ये है रनिंग वाइंडिंग, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो कैपेसिटर कहाँ लगा है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, समझ रहे हैं? तो हमेशा कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगता है, समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ क्या कौन सा अस्थाई कैपेसिटर यानी परमानेंट संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार का रिले उपयोग करते हैं? रिले बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर रिले, सेंसर लाइट रिले, लेकिन यहाँ पर जो सेंसर रिले यूज करते हैं वो रिले होता है बकवोज रिले। और ये रिले लगा हुआ कहाँ होता है आपको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए, ये देखिए ट्रांसफार्मर है, अच्छा सा दिख रहा है ना आपको? ये बड़ा सा फिगर मैंने लिया, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये जो बड़ा सा देख रहे हैं नीचे में, ये है टैंक। ये क्या है? टैंक है। टैंक मतलब इसमें क्या रहता है? इसमें तेल रहता है, तेल, ट्रांसफार्मर तेल रहता है। ये है टैंक, ये सब बुशिंग है जिधर से सप्लाई लेते हैं। और ये है कंजर्वेटर, कंजर्वेटर यानी बकवोज रिले। ये जो देख रहे हैं आप, ये बकवोज रिले है। और बकवोज रिले लगा कहाँ हुआ है? लगा हुआ है कितना? कंजर्वेटर और टैंक के बीच में। पूछता है आपको कि बकवोज रिले कहाँ लगा होता है, कहाँ फिट होता है? तो हमेशा याद रखेंगे वो कंजर्वेटर और टैंक के बीच में लगा होता है बकवोज रिले। और बकवोज रिले में जो स्विचिंग सर्किट होता है, स्विच होता है, वह किस चीज का होता है? ध्यान दीजिएगा, वो होता है मरकरी स्विच। कौन सा स्विच? मरकरी स्विच। आपको दिखाएं, ये मरकरी क्या होता है? पारा। पारा जब भी तेल में डालेंगे, तेल जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होगा? ऊपर जाएगा, तो वो तो हमेशा ऊपर रहेगा ही। तो मरकरी, ये स्विच देख रहे हैं, जैसे ये पानी हीट या सॉरी तेल होगा, ये तेल हीट होगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, और ये सट जाएगा और कनेक्ट करके आपको एक परिपथ बना देगा और अलार्म सर्किट क्या करना? बजने लगेगा। तो समझ में आता है कि ट्रांसफार्मर की जान खतरे में है, यानी इसको बंद कर दिया जाए या तो सुरक्षित रखने के लिए इसे कट ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कौन सा रिले है? बकवोज रिले। समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखिए बकवोज रिले। अब तो ये ऑप्शन दिया हुआ सही, आपको समझने की जरूरत है कि क्यों, क्या, कैसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? केबल समझते हैं ना, जिसमें ढेर सारा, कम से कम एक से अधिक वायर एक साथ करके एक नया कवर्ड मतलब कवर डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं केबल। तो केबल मजबूत होता है यांत्रिक दृष्टि से। यांत्रिक दृष्टि से मतलब उस पर कोई चोट का असर यानी हैमरिंग का, यांत्रिक शक्ति मतलब क्या? कोई चोट लग जाए, कोई हथौड़ा से अगर एक बार गिरा भी दिया जाए तो वो टूटे नहीं, कटे नहीं, उसका असर नहीं पड़े। या कोई गाड़ी जा रही है, अगर रोड पे है तो वो अगर चढ़ जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़े। उसमें क्या होता है? कवर्ड यानी कवचित तार होता है, मतलब सुरक्षित। देखिए आपको एक बताते हैं, ये देखिए ये केबल का, ये देखिए पहला ये चालक है, चालक है, चालक के ऊपर तो एक कवर्ड है पीवीसी का, उसके ऊपर फिर से कवर्ड है, उसके ऊपर स्टील है, स्टील का कवर है, वो स्टील होता है, उसके ऊपर लेयर ताकि वो चोट से कटे नहीं, मतलब हैमरिंग से बचने के लिए। फिर उसके ऊपर लेयर है, तो 3-4 लेयर होते हैं। तो ये इसी को कवचित तार बोलते हैं। ठीक है, तो ये कवचित तार आपका आंसर है। चले आगे, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी डैश है। आपको मैंने पहले बताया था, पहले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, वहाँ पर भी मैंने चर्चा किया है कि वहाँ पर 60 Hz यानी 60 हर्ट्ज का डोमेस्टिक बिजली हम लोग वो अमेरिका वाले उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो मशीनें हैं सब 60 Hz पर चलने वाली होती है। वो 50 Hz इंडिया के लिए है, और इंडिया की जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, बिजली पर चलने वाली उपकरण है, वो 50 हर्ट्ज पर चलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो अमेरिका में 60 Hz। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। देखिए डेल्टा कनेक्शन, स्टार और डेल्टा 2 कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आसानी होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये देखिए ये 2 कनेक्शन है, ये देखिए आपको क्वेश्चन वाला जो है वो क्वेश्चन वाला ये डेल्टा कनेक्शन है, ये है डेल्टा, इसको ऐसे सिंबल से सूचित करते हैं
ये स्टार, इसको वाई कनेक्शन भी कहते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि 3 फेज जो वायर आता है आपका ट्रांसफार्मर के पास, तीनों को एक साथ ऐसे जोड़ा जाता है कि सभी का एक सिरा कॉमन कर दिया जाता है और दूसरा सिरा आपको ट्रांसफार्मर से बाहर निकाला जाता है। तो ये स्टार, और याद रखिए स्टार में जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल कहाँ से होता है, जब तीनों कॉइल आपस में एक साथ कॉमन होता है तो कॉमन पॉइंट से जो एक तार लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो समझिए कि इसमें पूछ रहा है क्या, कनेक्शन लाइन वोल्टेज के बराबर है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए लाइन 1 यानी कि आपको 3 वायर आता है तो होता है L1, L2 और L3, यहाँ लिखा हुआ ये वाई, ठीक है। तो लाइन यानी 2 गर्म तार के बीच अगर आप वोल्टेज मापते हैं तो वो होता है लाइन वोल्टेज, और एक गर्म तार और एक ठंडे तार के बीच में वोल्ट मीटर लगा करके अगर वोल्टेज मापते हैं वो होता है फेज वोल्टेज। ये अपनी भाषा में मैंने बताया, लेकिन यहां पर क्या कहेगा, देखिए यहां पर है कि नहीं, न्यूट्रल और फेज के बीच जो वोल्टेज मापा वो क्या है, फेज वोल्टेज, और लाइन टू लाइन यानी कि दोनों गर्म तार ये आर और ये वाई दोनों के बीच में जो वोल्ट मापा वो हो गया क्या, लाइन वोल्टेज। तो डेल्टा में आपको बता दे कि यहां तो न्यूट्रल है नहीं, तो लाइन के लाइन वही मेजर करेंगे और फेज के लिए भी वही मेजर करेंगे, मापेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज बराबर भी क्या होगा, Vp यानी फेज वोल्टेज। ऑप्शन क्या हुआ, फेज वोल्टेज के बराबर। समझ गए, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन मैंने डिक्लियर आपको समझा दिया, ठीक है, और चीजें आपको सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम बात उतना ही करते हैं कि जितने में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। आप चाहे पढ़े या ना पढ़े हुए हैं फिर भी समझा दीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कम से कम बुक एक बार जरूर पढ़िए। मैं बार बार बताता हूँ, कहीं पर ऐसा चीज़ नहीं है, कोई जादू नहीं दे देता है। तो आप मार्केट में जाते हैं, सॉल्यूशन पेपर लेते हैं, छोटा सा नोट्स ले लेते हैं, इससे काम नहीं चलता है भाई, इसलिए बुक जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए ये है अगला क्वेश्चन कर, हेलोन CTC किस प्रकार की अग्निशामक का डैश को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो CTC और हेलोन है ना, ये किस प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। छोटी सी बात बताओ, आपके बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में अगर आग लगती है तो वो बुझाने के लिए हम लोग सभी लोग पानी का यूज करते हैं, फायर ब्रिगेड मारते हैं, पानी से मारते हैं, प्रेशर देते हैं और आग बुझ जाती है। लेकिन अगर वो बिजली की आग लगी हुई है, बिजली से, तो पानी से नहीं बुझाती, पानी में खुद ब खुद और खतरनाक हो जाएगा। और पानी वो एक चालक की तरह काम करता है, एक तार की तरह काम करता है, उसमें करंट बहने लगती है, ये आपको पता होगा। इसीलिए ये CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन गैस का उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि अब पानी नहीं उपयोग नहीं करते हैं पानी का, ठीक है। जैसे देखिए ये अग्निशामक यंत्र है, ये देख रहे हैं, ये यही होता है, इसमें भरा हुआ होता है ये गैस, जिसमें हेलोन रहेगा, हेलोन, और जिसमें CTC रहेगा, उस CTC और CO2 भी भरा होता है। क्योंकि आग और वस्तु के बीच में अगर ये गैस चला जाता है तो ऑक्सीजन, कहने का मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो आग लगेगी, ऑक्सीजन रहेगा तो आग लगना ही है भाई। ईंधन क्या होता है, ईंधन मतलब आपको समझा दी थोड़ी सी बात। मान लीजिए आपके घर में सामान रखा हुआ है और ये ऑक्सीजन से भरा हुआ है, सबसे आग लगती है तो ये वस्तु जलता है। जब ये गैस जाता है तो वातावरण के ऑक्सीजन को इससे अलग कर देता है। क्या करता है, इससे अलग कर देता है। जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ये जलेगा नहीं। ऑक्सीजन O2 इधर, अब बीच में आ जाता है मान लीजिए CO2 या CTC या हेलोन और वस्तु, तो ये आग बुझ जाती है। समझ गए, इसको समझ में आ गया। चले नेक्स्ट, ये इसके चलाने का विधि है। पहले इसको क्या करते हैं, पुल द पिन, इसको चला, जो आग लगती है कहीं पर लगा होता है। आप भी अगर किसी वर्कशॉप में, किसी ऑफिस में आग लगता है, अगर आपको लगता है, इसकी जानकारी आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षा जहां भी चाहते हैं, अपनी भी सुरक्षित, लोगों को भी सुरक्षित करना चाहिए। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है, पहले पुल करिए, क्या करिए, वहां पर लगा होता है, इसे देखें, देखिए ऐसे लगा होता है, इसको क्या किए, ऊपर की तरफ खींचिए, खींचिएगा तो ये खुल जाएगा, ये आपको पकड़ने के लिए आ जाएगा। जैसे आप पकड़िएगा, दूसरी बार में ऐसे पकड़िए, ठीक है। और ये जो, ये देख रहे हैं, ये इस तरह यहाँ नीचे चले आता है।
तो वहां पर जैसे ब्रेक आप लेते हैं ना, क्लच लेते हैं ना गाड़ी में, उस तरह इसको दबाइएगा तो उसके मुंह से गैस, कभी भी क्या करिए उसको ऐसे करके नहीं रखिएगा, सामने रखिएगा और उसको ये क्या करना है, उसके बाद ये बेस ऑफ द ट्राई मतलब आग के तरफ देंगे और जब तक आग के तरफ बुझ नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? तो ये ऑप्शन चलाने का मैं जानकारी के लिए आपको बता दिया कि कहीं भी रहिए चलाने के लिए। अरे आपके पास बाइक मान लीजिए मिल जाए, कोई चीज़ अगर मिल गई चलाने के लिए होगा तब तो चला सकते हैं, सुरक्षा के माध्यम से ही चलाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर आपको दिक्कतें नहीं होंगी और आपका नाम भी होगा। चलिए भाई कम से कम जान तो इतने लोगों की बचा दी आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कह रहा है तार के मानक गेज की सीमा डैश है। तार की मानक गेज की सीमा मतलब आप जो तार मापते हैं, तार को मापने के लिए उसकी सीमा होती है, उसका भी एक लिमिट होता है। तो तार मापते किस चीज से हैं? SWG से। SWG का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये देखिए ये SWG यहाँ लिखा हुआ स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। अब ये स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है? SWG। आइए इसको देखते हैं क्या। ये देख रहे हैं, ये फिगर आपके सामने, ये है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसी से मापते हैं तार की मोटाई। ये नंबर में जब इसमें मापते हैं तो 1 2 3 4 5 SWG लिखा हुआ होता है। मतलब ये देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, तार देते हैं इधर से इधर, ठीक है, ये तार, और इसकी मोटाई के अनुसार अगर वो स्लोली मतलब स्मूथली आर पार जा रहा आ रहा है तो वो उसका नंबर होता है। या वो पूरा ढीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, तो मेजरमेंट सही नहीं देगा, माप सही नहीं देगा। और याद रखिए आपको हम बता देते हैं कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि SWG में जो ऑप्शन में दिया रहेगा कि 18 SWG और 20 SWG यानी 20 SWG, इन दोनों में किस तार की मोटाई अधिक है? तो याद रखिए जब नंबर अधिक होगा तो तार का डायामीटर व्यास यानी मोटाई कम होगा, और नंबर कम होगा तो तार की मोटाई अधिक होगा। जैसे कि 0 नंबर है तो सबसे मोटा, ये 1 नंबर है तो उससे छोटा, और ये 2 जैसे जैसे जाते हैं ये की मोटाई कम होते जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के 36 नंबर तक का स्लॉट है। तो मानक कितना होगा? यहाँ पर देखिए 0 से 36, ये ऑप्शन है 0 से 36। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तार की मोटाई कम होगा और नंबर कम तार की मोटाई अधिक। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट कितना होता है? याद रखिए कि 3 फेज संतुलित और असंतुलित दोनों बातें हमने बताई थी। संतुलित और असंतुलित में आपको फिगर के माध्यम से फिर समझा दूं, ये क्या है? स्टार कनेक्शन है, ये इसमें एक न्यूट्रल है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें भी फेज और न्यूट्रल के बीच सेम लोड, इसमें भी फेज और न्यूट्रल के बीच सेम लोड, और इसमें भी फेज और न्यूट्रल के बीच सेम लोड। मतलब अगर इसमें सेम, तीनों में समान धाराएं बह रही है तो एक तीसरा तार है, इस तार में तो कोई करंट नहीं जाएगा। जैसे आपको बता दें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बात करें IR प्लस IY प्लस IB, मतलब RYB में इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम जाएगा, तो न्यूट्रल के लिए IN मतलब न्यूट्रल वाला तार, IN के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो होगा 0। इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं थ्योरेटिकल क्लास में, लेकिन यार ऑप्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पर समझ गए कि कौन सा आंसर होगा? 0 यानी 0 होगा। IN बराबर 0 होता है संतुलित लोड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप कोरोना प्रभाव से कैसे कम, यानी कोरोना प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? तो कोरोना प्रभाव, ये आजकल का कोरोना प्रभाव आप कहेंगे सर मास्क लगा के कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन के कर सकते हैं, ठीक है भाई आप करिए। अब तो कोरोना आपको नया आ गया आपके शहर में, आपके गांव में, लेकिन यहाँ पर वो कोरोना नहीं है जो कोरोना की आप बात करते हैं। ये कोरोना वो है, ये इलेक्ट्रिकल में कोरोना होता है, ये पहले से ही था, समझ गए। और वो जो कोरोना आया है ये 2019 में कोविड-19 आया है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें सेम होती है, आपको ध्यान दिए। मैं बता दूं कि उस कोरोना में और इस इलेक्ट्रिकल वाले कोरोना में सेम कंडीशन है। कौन सा कहेंगे सर सेम कंडीशन है? तो इसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप मास्क लगाए हैं
एक साथ बैठ करके आप चाय एक साथ पी सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं एक साथ बैठ करके। अगर आप मास्क नहीं लगाए तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है ताकि वायरस इससे मतलब नुकसान ना हो। तो इस कोरोना में क्या होता है आपको हम बताते हैं, इसमें भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये समझिए, ये एक तार है, ये होता है क्या, ये इफेक्ट क्या होता है इसको समझिए। ये कम करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन पहले इसको समझा देते हैं होता क्या है। अरे ये होता क्या है, तब तो आपको कौन सी बीमारी है ये तो पता हो, तब तो उसको कम करेंगे, उसके लिए दवा या उसके प्रिकॉशन समझेंगे। तो ये एक तार है, एक तार में क्या होता है, करंट बहती है, इलेक्ट्रॉन बहती है। तो बहती है, करंट को कौन ले जाता है, फोर्स यानी विद्युत वाहक बल ले जाता है। विद्युत वाहक बल अगर ज्यादा दे दे, बहुत अधिक दे दे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगा वो अधिक हो जाएगा। साधारण तौर पर हम बता दें कि गाड़ी आप चलाते हैं रोड पर, रोड आपको मिल गया, अच्छा चलिए ठीक है, आप उस रोड पर क्या किए, जो समान स्पीड से बहुत अधिक स्पीड दे दिए, तो आपको खतरा हो सकता है, घटना हो सकती है, वो रोड छोड़ सकता है गाड़ी नहीं। ठीक उसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन को जब अधिक बल मिलता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्लैक्चुएट कर जाता है, मतलब वायर को इस रास्ता को छोड़ देता है, समझे। तो वहां 3 तार होता है जो आपके शहर में गुजरता है, तो तीनों में वोल्टेज आएगा अधिक, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन, और कलर चेंज करके देख देते हैं ये, और इसका भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसके बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन जब फ्लक्चुएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा और एक लाइट उत्पन्न होगा। क्या, एक लाइट, यानी उसी लाइट को यहां पर देखिए, कोई किस प्रकार का लाइट उत्पन्न होगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है, वायलेट कलर का, बैगनी कलर का लाइट उत्पन्न होगा, और एक आवाज भी होगी, जिस आवाज को बोलेंगे हिसिंग नॉइज। हिसिंग नॉइज क्या होता है, जैसे सांप की तरफ फुफकार, बड़े सांप काटता है ना, तो वाइब्रेटिंग साउंड उत्पन्न होता है, उसी साउंड को बोलते हैं हिसिंग नॉइज। समझ में गया। आइए ये देखिए कोरोना का, ये जो वायर है ना, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है फिगर, ये वायर में इस तरह का लाइट उत्पन्न होता है और एक आवाज उत्पन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आपस में टकराता है तो लाइट इमिट होता है और कहलाता है क्या, कोरोना इफेक्ट। इसको दूर करने के लिए क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाता है, पीछे वाला फिगर से बताते हैं, ये जब टकराएगा तो इससे क्या है, दोनों तार के बीच को दूरी अगर सेपरेट कर दे, थोड़ा और आगे कर दे, तो नहीं टकराएगा आपस में इलेक्ट्रॉन। तो इसको दूर करने के लिए 2 तारों के बीच को डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, या डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो तार मजबूत दे दीजिए, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम आपका अधिक हो तो कोरोना नहीं होगा, नहीं। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। देखिए ACSR तार करते हैं इसका यूज। ACSR क्या होता है, ACSR होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये देखिए ACSR जहाँ देख रहा है फिगर, ये इसके अंदर में स्टील होता है, ऊपर से एल्यूमिनियम उसके ऊपर दिया रहता है ताकि स्ट्रेंथ मजबूत रहे और उसका सिस्टम जो क्या होता है, सही रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, समझ गए। ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ऑप्शन क्यों आ भैया, इतनी चीजें मैं एक क्वेश्चन पे बताया, डिस्कस किया। एक क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कहता है कि कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग करना चाहिए और उचित अंतराल करके इसका कम करना चाहिए इस इफेक्ट को। बहुत ही ज़्यादा समय आपने लिया है इस क्वेश्चन पे और समझ में भी आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सजावटी व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट द्वारा नियंत्रित, डैश द्वारा नियंत्रित होता है। सीरीज में जो लगा होता है सजावट में, एक प्रकार से हमेशा सीरीज में लगा होता है, तो वो लाइट किससे कंट्रोल होता है, वो ऐसा स्विच को क्या कहते हैं, वो स्विच होता है ड्रम स्विच। उसमें एक मोटर लगी होती है, वो घूमते रहता है, तो वो उसमें वायर हमेशा क्या होता है, एक दूसरे से टच करता है और परिवर्तन करके लाइट जाता है। ये देख रहे हैं ड्रम स्विच, ये देख रहे हैं सब तार अलग अलग है। जैसे ये घूमेगा कि ये इधर से उधर रेंडमली इस पर मूव करेगा, तो जिस तार के साथ सटेगा उसमें करंट जाएगा और वो बल्ब उधर सीरीज में है तो जलेगा। देखिए ऐसे है, 3 हम लाइन बना देते हैं सीरीज वाला। ये बल्ब है 1 2 3, तो मान लीजिए ये तार इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ जोड़ दे, जैसे ही आगे पीछे होगा तो लाइन बारी बारी से कटेगा और टूटेगा, तो एक बार ये जलेगा, एक बार ये जलेगा, एक बार ये जलेगा। तो ये कौन सा स्विच है, एक ड्रम स्विच है। ये तीसरा फिगर उसका एनालिसिस है। चलिए
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m डैश के बराबर होता है। फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम आप पढ़े होंगे कि m बराबर जेड आई टी, एक फॉर्मूला क्या है, m बराबर जेड आई टी। ये जेड क्या होता है भाई, जेड होता है रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। और आई होता है क्या, जो एक विलियन होता है ना, कहता है ये फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में किसी विलियन में करंट देते हैं, यानी H2SO4 NaCl का कोई विलियन है, उसमें करंट देते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है, उसका मास जो होता है, ये इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड है, एक एनोड, एनोड यानी प्लस, ये कैथोड यानी ऋणात्मक। तो ये इसके जो कण होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, ये इस पर विमुक्त होता है, लाइब्रेट होता है। तो इस पदार्थ कितने मात्रा में, कितने द्रव्यमान में पदार्थ लाइब्रेट होगा, विमुक्त होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, यदि जेड पर, थोड़ा पीछे चले फिगर पे, यहाँ m बराबर यहाँ लिख देते हैं, उसमें दिखाई नहीं देता है, जेड आई टी, मतलब उसमें कितना करंट जा रहा है और कितने समय तक आप करंट दिए, ये टाइम है, ये करंट जो आप दे रहे हैं, ये रासायनिक तुल्यांक आपको अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला m बराबर जेड आई टी, तो m बराबर जेड आई टी फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए ध्यान से, चले आगे, चले ये आगे वाला क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो हर चीज आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये कह रहा है चल लोह, यानी चल मतलब मूविंग, लोह मतलब आयरन, मूविंग आयरन लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। आपको बता दें, दो प्रकार के मूविंग सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकल में। एक होता है एमसी, एमसी मतलब मूविंग क्वाइल, एमसी टाइप मतलब मूविंग क्वाइल, मूविंग क्वाइल। और एक होता है एमआई, मूविंग आयरन। मूविंग क्वाइल का हमेशा यूज करते हैं डीसी सप्लाई मेजर करने के लिए, दिष्ट धारा। और ये जो एमआई है, एमआई टाइप का जो यूज करते हैं वो हम करते हैं दोनों के लिए, किसके लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए। एसी और डीसी दोनों तरह के क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिकल करेंट, वोल्टेज जो भी मापना है एसी और डीसी दोनों में माप सकते हैं, ठीक है। आपको फिगर के माध्यम से मैं थोड़ा सा समझा दूं, इसको साफ कर देता हूं बोर्ड को। ये देखिए इसका ये है एमआई टाइप। एमआई टाइप कैसे होता है, थोड़ा सा सिंबल मीटर को देख के कैसे समझ पाएंगे आप कि एमआई है कि एमसी है। जब वो एमसी होगा, एमसी टाइप होगा, तो उस पर संकेत जो होगा, संकेत जो होगा वो एक ऐसा होगा, समझ गए, सीधा सीधा डीसी का लाइन। अगर एमआई टाइप का सिंबल होगा तो वो होगा ऐसे, देखिए ये जो कॉइल है ना ऐसे होगा और उसमें एक लाइन खींचा हुआ, ठीक है। और या तो सिंबल एसी का लगा होगा, और ये समझिए एसी है उसके नीचे ये भी रहेगा, क्योंकि ये एसी और ये डीसी दोनों मेजर करने के लिए होगा। याद रखिएगा, पूछता है आपको क्वेश्चंस में। ये मूविंग कॉइल का ये अगला फिगर है, कहने का मतलब ये कॉइल है, समझिए ये कॉइल और ये आयरन है। तो इसमें मूविंग आयरन में क्या होता है, आयरन ही यहाँ से यहाँ जाता है। अब मूविंग कॉइल में क्या होता है, आयरन स्थिर रहता है, सिर्फ कॉइल यहाँ से यहाँ जाता है। तो आपको स्केल पे ये देख रही है, ये आपको बताएगा, इसका मीटर का स्केल पैमाना का रीडिंग बताएगा, समझ गए। तो ऑप्शन के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति को मेजर करने के लिए एमआई टाइप का यूज करते हैं। किसका, एमआई टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाई स्पीड स्टील यानी कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कितनी प्रतिशत, वो 0.75 से 1 तक होती है। ये याद रखिएगा, ये वैल्यू याद करने वाली है। कितने मात्रा हाई स्पीड में, कितने मात्रा कार्बन स्टील में, वो सारा मात्रा आपको याद रखना पड़ेगा, क्वांटिटी ये आपको याद रखने का चीज़ है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर है, पढ़ते हैं। ये दिख रहा है,
ये क्वेश्चन कर रहा है कि विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होता है। ये विशुद्ध यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव मतलब क्या, एक क्वाइल, यहां पर फिगर ही होगा, हम दिखाते हैं आपको, ये एल, इंडक्टिव मतलब एल, जो जिसकी इकाई होती है हेनरी। इंडक्टिव एंड इंडक्टर का किस में मापते हैं, हेनरी में। मतलब एक क्वाइल है ना, आपको सीधा सीधा बताओ, ये एक रॉड है, ठीक है, इस पर आप क्या करिए, कॉपर का वाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इंडक्टर। ये क्या हुआ, इंडक्टर हो जाएगा। इसी को ये जिस सर्किट में लगा देंगे सप्लाई दे करके, तो इस परिपथ यानी सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। कह रहा है कि इस इंडक्टिव सर्किट में पावर कितना होता है, पावर। तो ये पावर का फॉर्मूला, पावर के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, P बराबर VI cos फाई, P बराबर VI cos फाई। तो देखिए आपको बताएं कि इसमें 90 डिग्री का लीडिंग होता है, आपको V इंटू आई और cos फाई, cos 90 का यानी करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस का एंगल से अगर गुना करेंगे तो इसका पावर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0, यानी VI इंटू 0, तो पावर बराबर 0। ठीक है, ऑप्शन में पावर का 0 होना तय है। VI cos फाई, cos 90 डिग्री बोले सर क्यों, क्योंकि इसके बीच में दोनों का 90 डिग्री, करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। फेज अंतर क्या, ये पावर फैक्टर होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, आपको सारे ऑप्शन को मैं एनालिसिस करके दे दिया हूं। ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूरी अंतराल वाइंडिंग में क्वाइल अंतराल और पोल अंतराल, यानी इसको पोल अंतराल क्वाइल अंतराल को इंग्लिश में समझते हैं तो अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है। इसे YC से डिनोट करते हैं क्वाइल अंतराल को, यानी अंतराल मतलब पिच, और ये पोल अंतराल मतलब ये YP बोलते हैं, पोल पिच, इसको इंग्लिश में पोल पिच बोलते हैं, और इसको क्वाइल पिच बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, YC बराबर YP, यानी क्वाइल अंतराल और पिच अंतराल दोनों आपस में बराबर होता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्वाइल अंतराल और पोल अंतराल दोनों आपस में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, और इसमें दिया हुआ भी है, आपको समझा देते थोड़ा सा कि क्वाइल अंतराल पोल अंतराल क्या होता है। ये देखिए, ये जो तार होता है ना क्वाइल, जो आप लपेटते हैं आर्मेचर में, आप देखे नहीं होंगे तो आपको इस फिगर से समझ लीजिए। ये एक तार है, ये देखिए, ये यहां से ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यहां पर देखिए, ये क्वाइल, इसके बीच जो डिस्टेंस होता है ना, दूरी होती है ना, ये होता है क्वाइल स्पेन। और एक पोल और पोल के बीच में जो क्वाइल रखते हैं, तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी होती है पोल पिच। ये जो क्वाइल है, दूसरा क्वाइल अगर फिर से वाइंडिंग करके दूसरे पोल में रखेंगे, तो इस क्वाइल और दूसरे क्वाइल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा क्या, क्वाइल पिच, और ये पोल पिच, इसमें आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से ये क्या है, क्वाइल पिच यानी क्वाइल अंतराल बराबर होता है पोल अंतराल का। चलिए आगे, आइए देखिए, ये क्वेश्चन से अगला वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो शक्ति का कारक यानी पावर फैक्टर होगा। आपको समझा दें, तो इस वीडियो में नहीं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये एक स्टेटर होता है, इस स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, इसके अंदर में एक रोटर होता है, ये रोटर होता है, और ये जो घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड के बराबर रोटर घूमता है, तो सामान्य अवस्था में होता है, पावर फैक्टर 1 होता है। लेकिन जब ये रोटर का स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटर स्पीड
और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसका स्पीड यानी m मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, ये दोनों में अगर ये बढ़ जाता है स्पीड रोटर का तो ओवर एक्साइटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। उस समय पावर फैक्टर लीड कर जाता है, मतलब रोटर का स्पीड आगे बढ़ जाता है, समझ गए। तो आपस में ये पावर फैक्टर क्या होगा, लीड हो जाएगा, यानी अग्रगामी हो जाएगा। लीड मतलब अग्रगामी, लैग मतलब पश्चगामी, मतलब पीछे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ओवर एक्साइटेड होगा तो पावर फैक्टर लीड कर जाएगा। ऑप्शन के माध्यम से ये अग्रगामी सही है। चले, इतना समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करिए धीरे धीरे। हम ऑप्शन इतना भी अगर पढ़ लिए ना, इतना भी अगर याद रहा तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर है कि एक प्रतिक्षेप स्टार्ट मोटर डैश होता है। ये प्रतिक्षेप स्टार्ट मोटर को क्या है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नाम है, ये याद रखिएगा। इसमें कुछ बताने का नहीं, सिंगल फेज मतलब एक मोटर, एक मशीन का नाम दूसरे तरीके से दे दिया है, ठीक है। प्रतिक्षेप स्टार्ट मोटर मतलब सिंगल फेज एसी मोटर को कहते हैं। चलिए इसमें कोई दम नहीं था, इसको उतना दिमाग लगाना नहीं है। आइए, कह रहा है कि सॉफ्ट शोल्डर में टी और सीसा की मात्रा कितनी होती है। सॉफ्ट शोल्डर याद रखिए, सॉफ्ट शोल्डर इलेक्ट्रीशियन के लिए सॉफ्ट शोल्डर बहुत जरूरी होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो सॉफ्ट शोल्डर से सोल्डरिंग करता है, जिसका रेशियो होता है, सॉफ्ट के लिए मैं पूरा लिखा देता हूँ। सॉफ्ट शोल्डर के लिए 60-40 का रेशियो होता है, 60 + 40%। ये हुआ टीन, ये हुआ सीसा, यानी SN और PB बोलते हैं, SN और PB। सॉफ्ट के लिए है। हार्ड के लिए अगर बात करें, हार्ड शोल्डर के लिए अगर बात करें तो 50-50 हो जाएगा, 50% टीन और 50% सीसा नहीं। और इससे फाइन शोल्डर, चिप शोल्डर की अगर बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूज करता है, उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, वो होता है चिप शोल्डर, चिप या सॉफ्ट शोल्डर। चिप शोल्डर होता है, चिप शोल्डर में कितना होना चाहिए, 63.3 होना चाहिए, यानी SN होना चाहिए। और 40%, सॉरी 63 हो गया तो 37 होना चाहिए ना, ये इतना सीसा होना चाहिए। तो सबका तापमान भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हम आपको लिखा देते हैं टेम्परेचर यहाँ पीछे में, ठीक है। ये सॉफ्ट शोल्डर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 185 डिग्री, इतने डिग्री पर वर्किंग तापमान होता है इसका। हार्ड शोल्डर की बात करें आपको, तो हार्ड शोल्डर में आप बात करें तो ये होता है 212 डिग्री, ये सी में, ठीक है, 212 डिग्री सी। और ये चिप शोल्डर की बात करें, फाइन शोल्डर भी इसको बोलते हैं, चिप शोल्डर या फाइन शोल्डर की टेम्परेचर की बात करें तो ये 183 डिग्री होगा। और याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूज करता है चिप शोल्डर, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ये जो हार्ड शोल्डर है ना, ये हार्ड शोल्डर कौन यूज करता है, प्लम्बर। कौन, प्लम्बर। प्लम्बर मतलब लोहा, आयरन वाला, पाइप वाला जो जोड़ता है, वेल्डिंग करता है वो। और ये जो 185 सॉफ्ट है ना, वो इलेक्ट्रीशियन यूज करता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा बताता है। मैंने कई क्वेश्चन का आंसर इससे आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, सॉफ्ट शोल्डर 60 और 40 समझ में आया। चलिए आगे, ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज करंट के बीच फेज अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगा। देखिए भाई, फिर वही सवाल उसी तरह का। एसी सर्किट में पावर बराबर क्या होता है, एसी सर्किट में पावर बराबर होता है P बराबर VI cos phi। ये 90 डिग्री, कॉस का वैल्यू 90 है, तो सीधी सीधी बात अपनी पीछे क्वेश्चन में सेम टू सेम इतना, cos 90 का मान 0, पावर हो जाएगा 0। ऑप्शन की संख्या से 0। अगर एसी वोल्टेज के बीच के फेज अंतर क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस, तो इसका पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टेकोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, किसको मापते हैं टेकोमीटर से, ये है टेकोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये टेकोमीटर आप शाफ्ट के स्पीड, यानी बाइक में, कार में
और जो भी मशीन होता है, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, उसके शाफ्ट का स्पीड मापने के लिए क्या करते हैं, पुली का वहां स्पीड मापने के लिए टेकोमीटर का यूज करते हैं। ये टेकोमीटर का यूज करते हैं यानी गति मापने के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टेकोमीटर जनरेटर और मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ गए कि वो डीसी जनरेटर के आधार पर काम करता है, सिद्धांत के आधार पर टेकोमीटर काम करता है। ये दूसरा है, निम्न में से किस प्रकार के लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? तो ऑप्शन बता दें, डीसी सप्लाई पर डीसी सप्लाई देने के लिए आर्क लैंप काम करता है। आर्क लैंप कैसे काम करता है? मान लीजिए ये आपके पहले वाले 3 सेल के टॉर्च में ये वाला बल्ब हुआ करता था जो डीसी पर चलता था। उसमें क्या होता था, ये ऐसा 2 वायर समझ लीजिए ऐसा, तो इन दोनों के बीच में अगर इसमें करंट जाएगा अधिक मात्रा में तो इसका इलेक्ट्रॉन नुकीले पार्ट पर ऐसा होता है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर क्या होगा, फैलेगा और आपस में टकराएगा तो लाइट उत्पन्न करेगा। हमने पिछले भी अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएगा तो क्या होगा, हीट के साथ साथ लाइट भी उत्पन्न होगा। इसी आधार पर यह काम करता है और ये आर्क लैंप डीसी पर काम करता है। किस पर? डीसी पर काम करता है। चलिए समझ में आ गया। ये आर्क लैंप देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर है ना ये नुकीला पार्ट दिख रहा है आपको। ये जब यहाँ पर करंट डेंसिटी बढ़ जाता है, नुकीले भाग पर करंट घनत्व यानी धारा घनत्व बढ़ जाता है, तो धारा घनत्व बढ़ जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगा तो आपस में टकराएगा और उत्पन्न करेगा रोशनी। चलिए आगे, ऑप्शन में आप देख लीजिए आंसर। चलिए ये कह रहा है पीएच कर्व में बी प्रतिनिधित्व करता है। बीएच कर्व यानी हिस्टैरिसीस लूप में बी किसको दर्शाता है? बी दर्शाता है आपको किसको, यहाँ पर आपको बता दें बी उसके चुंबक के क्षेत्र को दर्शाता है, यानी बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी किसका? फ्लक्स डेंसिटी मतलब चुंबक के लाइन रेखा के घनत्व को। तो किसका? चुंबक के बल को, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये समझ में आ गया। ये बी, ये देखिए फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ दर्शाता है किसको? इसका। और इसमें एक चीज बताएं, ये फिगर देने का मतलब है इसमें एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मैग्नेट जब भी होता है बीएच कर्व में कि आप जब किसी कॉइल में, एक कॉइल है उस पर कॉइल रॉड पर लपेट दिए और सप्लाई दिए तो ये आपस में क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। और कितना मैग्नेट बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा, उसकी अंतिम क्षमता तक को सैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर बताना नहीं है, क्वेश्चन के फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, फिगर आ गया है। तो ये सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि एक गिलास में 200 ml पानी रखता है ना, अगर 200 ग्राम का उसका क्वांटिटी का लेवल है, उसकी कैपेसिटी है, तो आप कितना भी बाल्टी से पानी डालिए तो लेवल जब 200 ml भर जाएगा तो सारा का सारा पानी बाहर जाएगा, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट 200 ml। मतलब मैग्नेट में वही होता है कि 5 एम्पेयर करंट तक वो मैग्नेट का इतना कैपेसिटी बनेगा, उसके बाद 20 एम्पेयर दीजिए, 50 एम्पेयर दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या तो वो जल जाएगा। लेकिन चुंबक की बल 5 एम्पेयर से ज़्यादा का नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? कम्यूटेटर का कार्य है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को बदल देता है किसका, डायरेक्ट करंट में। ये कम्यूटेटर है, इसका काम है, ये देखिए यहाँ कम्यूटेटर का दोषी, ये घूमता है आपस में, यहाँ एक ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश, और वो इस करंट को कलेक्ट करता है और बदलता है एसी को डीसी में। ठीक है, एसी को डीसी वोल्टेज। यहाँ आप कहेंगे सर एसी और डीसी करंट में भी बदलना यहाँ लिखा हुआ है, तो भाई करंट मतलब आप गाड़ी किधर चलाएंगे, आप एक वस्तु रख लीजिए, बल इधर लगाएंगे तो वस्तु किधर जाएगा, इधर जाएगा, या इधर से लगाएंगे तो इधर जाएगा। तो ये यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन अभी सबसे प्रायोरिटी वोल्टेज को, यानी फोर्स को, विद्युत भाग बल को, बल जिधर ले जाएगा इलेक्ट्रॉन करंट उधर बहेगा, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय डायमैग्नेटिक पदार्थ, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, उसके बाद होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायमैग्नेटिक। फेरो मतलब लोहा जो चुंबक को आकर्षित करता है, और लोह चुंबकीय बोलते हैं इसको। और पारा जो पदार्थ चुंबक को कम शक्ति से
आकर्षित करे वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जो पदार्थ चुंबक के साथ आकर्षित हो ही नहीं, वो चुंबक से सटे ही नहीं, वो डायमैग्नेटिक यानी अचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से बताएं तो आपको बता दें कि इसमें बिस्मथ, एंटीमनी, स्वर्ण, ये सब क्या है, दोनों मिक्स है। इसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय है। यानी बात करें विषम चुंबकीय की तो ये लोह चुंबकीय है, लेकिन पूछ रहा है क्या, डायमैग्नेटिक। सॉरी, क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। बिस्मथ, एंटीमनी और स्वर्ण यानी सोना को ये आकर्षित नहीं करता है, बिस्मथ को आकर्षित नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फ्यूज तार में प्रतिरोधकता और डैश गलनांक होना चाहिए। मतलब किसी भी फ्यूज तार का, ये एक फ्यूज है तो उसके तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध कम होना चाहिए और गलनांक भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं तो 5 एम्पियर पर सेट कर दिया आप अपने फ्यूज को, आप आपके घर में अगर 6 एम्पियर करंट जाने से आपके घर का सामान खराब हो जाएगा तो क्या होगा, फिर फ्यूज लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वहां पर उसका गलनांक, फ्यूज वायर का गलनांक भी कम होना चाहिए और उसका प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब एक शीशा एसिड यानी लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित या निरावेशित किया जाता है तो क्या घटना होता है। ध्यान रखिए, एक बात मैं बता दूं, लेड एसिड में मतलब ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग होने से क्या घटना हो जाएगा। अगर आप ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग करते हैं तो उसके प्लेट में मुड़ जाने की संभावना होती है, बकलिंग की आवश्यकता। उसको जो प्लेट मुड़ जाती है ना, उसको बकलिंग बोलते हैं। ये देखिए सही वाला, ये जो है ना, ये राइट है, ये जो है नया है, न्यू प्लेट है। इस पर क्या किए, चार्जिंग करके ओवर चार्ज कर दीजिए जब इसको, तो इसका प्लेट आपस में जो है ना वो मुड़ जाएगा, एक दूसरे से हट जाएगा। ये आपको फिगर में देख रहे हैं, ये फैल गया एक मोटे बैटरी। जैसे आप मोबाइल में बैटरी पहले चार्ज करते थे नोकिया वगैरह सेट में, तो क्या होता था, ज़्यादा चार्ज में लगा के छोड़ देते बैटरी क्या होता था, फूल जाता था, पेट ऐसे हो जाता था। नहीं, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वही बात होता है, ओवर डिस्चार्जिंग भी हो जाएगा ना तो बैटरी खराब हो जाएगा। इसीलिए उस क्रिया को यानी उस प्रक्रिया को यानी उस घटना को बकलिंग बोलते हैं। मतलब बकलोल की तरह टेढ़ा हो जाता है, क्या, ओवर डिस्चार्जिंग ओवर चार्जिंग के बाद। तो यहाँ तक हम आज का क्वेश्चन रखते हैं एनालिसिस का। इसके बाद हम आगे की वीडियो में आपको इसके आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं एक बात बता दूं कि आप अगर इजी वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इतनी अच्छे से एनालिसिस देते हैं, इतने ही अच्छे से सभी ट्रेडों का लगभग, यानी कि जो रनिंग ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन तो इसी में आता है इंक्लूड होके, और वेंडर, कोपा, जो भी होगा धीरे धीरे सभी का एनालिसिस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा एग्जाम आगे है, कौन से ट्रेड का एनालिसिस ज़्यादा मात्रा में लोगों का डिमांड होगा तो कराया जाएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान दिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और चलेंगे अगले